वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स इन जे क्लासेज। अपनी एमसीक्यू सीरीज में आज हम नेक्स्ट यूनिट जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसको सॉल्व करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इट इज ए। आपको पता है कि जब आप किसी सर्किट में करंट की डायरेक्शन को मेंशन करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल और बैटरीज, बट जो आपके पास इलेक्ट्रिक करंट है डज नॉट ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सो वी कैन नॉट से कि करंट इज वेक्टर क्वांटिटी, देन करंट इज स्केलर, देन आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वेंशियल करंट फ्लो फ्रॉम। बेटी आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज कन्वेंशियल करंट। देखो, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो फ्लो ऑफ चार्जेज है उसके रीजन से आप इलेक्ट्रिक करंट को मेंशन कर रहे हो। तो व्हेन ए कंडक्टर पुट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, या आप इस पर क्या कर रहे हो, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर रहे हो, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, एंड इनसाइड द कंडक्टर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, बट इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। आपको पता होना चाहिए कि किस करंट को हम कन्वेंशियल करंट बोल रहे हैं, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन के रीजन से जो करंट हो रही है। अब आप कंडक्टर के अंदर इसको बोलोगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ ये भी नोट करना है कि इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, बट जो आपके पास एक्सटर्नल जो मेंशन कर रखी है आपने, दिस इज कन्वेंशियल करंट। अब आप कन्वेंशियल करंट का फ्लो बताएं, पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू लोअर एंड लोअर पोटेंशियल टू लोअर। तो आप डायग्राम को देख के बता सकते हैं आंसर। आंसर इज सी, मीन्स हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। आप देखते हो जो आपकी बैटरी या सेल है उसके पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव फ्लो हो रहा है, तो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हायर पोटेंशियल होता है, नेगेटिव टर्मिनल लोअर पोटेंशियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 कूलम पर सेकेंड इज इक्वल टू। आपको करंट का फॉर्मूला पता है कि I इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम। तब चार्ज इज 1 कूलम, टाइम इज 1 second, so 1 coulomb per second is equal to 1 ampere. Okay, next question, charge through a conductor is given as a function of time as q is equal to 4t square plus 6t plus 7 coulomb at 3 second. What is the current flowing? बेटे आप इसके लिए कैसे सॉल्व करोगे, अभी अभी आपने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखा था I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और आप जब आपके पास चार्ज टाइम का फंक्शन हो तो आप करंट का फॉर्मूला लिख सकते हो डी क्यू बाई डी टी, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, देन पुट द वैल्यू ऑफ चार्ज डी बाई डी टी इंटू 4t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 7। ओके, अब आप डिफ्रेंशिएशन के रूल लगाएंगे। डिफ्रेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिस बच्चे को प्रॉब्लम हो वो वहाँ से बेसिक फॉर्मूले देख सकता है। ये आपके पास एग्जाम में इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जो आपका पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है उसमें। तो आफ्टर सॉल्यूशन जैसे ही आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आफ्टर डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, 80 प्लस 6 प्लस 0। बेटे कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज 0 होता है। I इज इक्वल टू 80 प्लस 6, बट आपको वैल्यू किसकी बतानी है, एट 3 सेकेंड। व्हाट इज द करंट फ्लोइंग एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड।
देन I इज इक्वल टू 8 इंटू 3 प्लस 6। तो आप इसका आंसर निकाल सकते हो। आंसर क्या आएगा इसका? 30 एम्पियर, ऑप्शन सी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ t कूलम। फाइंड द एवरेज करंट। देखो यहाँ आपको नोट करना है ये कि एवरेज करंट पूछी है, तो पहले तो आपके माइंड में एवरेज करंट के लिए फॉर्मूला आना चाहिए। एवरेज करंट के लिए क्या चाहिए बेटे? टोटल करंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। देखो आप प्रीवियस फॉर्मूले को डायरेक्ट पुट करके सॉल्यूशन करोगे तो रॉन्ग आएगा, क्योंकि हमें यहाँ एवरेज करंट फाइंड करना है। ओके, तो एवरेज के लिए पहले आपको क्या चाहिए? टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम। अब आई एवरेज के लिए आप पहले T1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे चार्ज कैलकुलेट करोगे। Q1 5 इंटू 2 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2। सोल्व करें इसको तो 5 इंटू 4 20 माइनस 4 इज इक्वल टू 16 कूलम। अब T2 इज इक्वल टू 4 सेकेंड, तो चार्ज क्या आएगा इस पर? Q2 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4। आफ्टर सॉल्यूशन इसका जब आंसर निकालोगे तो 4 4 जा 16 और 16 5 जा 80 माइनस 4 2 जा 8 72 कूलम। अब बेटे आई एवरेज सॉल्व कर सकते हो आप इजीली। टोटल चार्ज कितना हो गया? 72 कूलम माइनस 16 कूलम डिवाइडेशन बाई 4 सेकेंड माइनस 2। आप इजीली आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ आपके पास सॉल्यूशन के बाद क्या होगा? 56/2। देन आंसर 28 एम्पियर। देन ऑप्शन C is the correct answer. Next question. Mechanism which maintain a steady electric field are. अब जो सर्किट के अंदर स्टडी करंट, इलेक्ट्रिक करंट मेंटेन करते हो तो उसकी मैकेनिज्म क्या है? सेल्स, बैटरीज, बोथ ऑफ A and B एंड नन ऑफ दीज। बेटे आंसर क्या आएगा? सेल और बैटरीज। आप इनका यूज करके, मीन्स ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द करंट अगेंस्ट वोल्टेज कर्व इन ohm's लॉ। देखो अब अपने पास यहाँ पे बच्चों के माइंड में आ रहा है, डायरेक्ट आंसर कर दें हम कि रेजिस्टेंस। मैंने आपको एक लॉजिक बता रखा है। एग्जाम में MCQ क्वेश्चंस में कभी भी आपको फर्स्ट ऑप्शन रीड करके आंसर नहीं मार्क करना है। तो क्या करना है अपने को? पहले चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, आफ्टर देन सॉल्यूशन करेंगे। तो ऑप्शन रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। तो अब अपने पास क्या हो रहा है इसके अंदर कि वोल्टेज, करंट अगेंस्ट वोल्टेज, मीन्स अब अपने को आपको ड्रा क्या करना है? आप लोगों को वोल्टेज यहाँ लेनी है और करंट यहाँ पे। करंट अगेंस्ट वोल्टेज मीन्स आपने करंट को वोल्टेज के अगेंस्ट लिया हुआ है। बेटे एक्स एक्सिस पे आप इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लेते हो, बट यहाँ पे वर्ड से भी आपको समझना है, क्योंकि मोस्टली आप कौन सा ग्राफ ड्रॉ कर लेते हो? VI। देखो अब अपने पास जब स्लोप ऑफ VI कर्व पूछेंगे तो आंसर डिफरेंट आएगा। स्लोप ऑफ IV कर्व। इस क्वेश्चन में आपको यहीं से आइडिया लेना है कि करंट अगेंस्ट वोल्टेज है। आपके पास वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बट मिस्टेक के चांसेस है। अब आप यहाँ स्लोप कैसे फाइंड करोगे? आपको पता है, स्लोप ऑफ IV कर्व इज इक्वल टू +1 के अंदर हमने जो मैथमेटिकल टूल्स करवाए थे उनमें आपको ये बताया हुआ है
कि जब भी आप स्लोप फाइंड करेंगे तो y एक्सिस अपॉन x एक्सिस क्वांटिटीज का रेशियो निकालते हैं I बाई v। अब आप I बाई v को क्या लिखोगे 1 अपॉन r, और 1 अपॉन r अपने पास क्या होगा कंडक्टेंस। देन आंसर क्या आएगा अपना ऑप्शन सी। बट बेटे जो VI कर्व है, VI कर्व के लिए ऑप्शन क्या होगा स्लोप ऑफ VI कर्व। VI कर्व के लिए क्या होगा अपने पास ऑप्शन, आप इसका आंसर इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो अपना आंसर आप चैट बॉक्स में डालें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। जो आपका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है ऑफ ए कंडक्टर वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। साइज ऑफ द कंडक्टर मीन्स आपका कंडक्टर कितना लॉन्ग है या शॉर्ट है। टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर मीन्स उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लाइक, या ऑल ऑफ अब। अब आपको आइडियल लेना है कि ऑप्शन क्या हो सकता है, तो ऑप्शन डी इज द आंसर। देखो कोई भी कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस है वो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। विच वन? साइज, टेम्परेचर, ज्योमेट्री एंड नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वोल्टेज V and current I graphs for a conductor at 2 different temperature T1 and T2 are shown in the figure. The relation between T and T2। तो बेटे सबसे पहले आपको देखना ग्राफ किसके बीच में, V and I। ओके, तो अपने पास जो VI कर्व है तो स्लोप ऑफ VI कर्व किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपको अभी पिछले क्वेश्चंस में होमवर्क दिया था, तो स्लोप ऑफ VI कर्व है वो रिप्रेजेंट करेगा V बाई I। इट मीन्स रेजिस्टेंस। अब आप इसके अंदर देखें कि टेम्परेचर T1 और T2 में रिलेशन बताना, आपको रेजिस्टेंस नहीं बताना। अब आपके साथ ट्रैपिंग होगी क्योंकि आपको तो रेजिस्टेंस सिखाया है, टेम्परेचर नहीं। बट बेटे जो आपका कंडक्टर होता है उसका रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली डिपेंड होता है। ओके, अब इसकी एक इक्वेशन भी बनती है रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर में, वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस में एक्सप्लेन कर देंगे। तो अब आप इससे आइडिया ले सकते हो कि कौन से कर्व का स्लोप है वो ग्रेटर है, T1 स्लोप इज ग्रेटर देन T2। तो ऑप्शन क्या आना चाहिए आपके पास, ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द डायग्राम शो द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इज 20 वोल्ट and that of ammeter is 4 ampere. So the value of R should be considered given ammeter and voltmeter are not ideal. बेटे आपके पास ये सर्किट दिख रहा है, इसमें आपको वोल्टेज की रीडिंग दी है 20 वोल्ट एंड करंट दिया है 4 एम्पियर। कुछ बच्चे हैं वही कि फर्स्ट ऑप्शन को टिक कर देंगे, नहीं लास्ट के ब्रैकेट को रीड करो। Consider giving ammeter and voltmeter are not ideal। आपको पता है कि आइडियल वोल्टमीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। आइडियल वोल्टमीटर के लिए आप लोगों को 10th क्लास में भी ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो अपने पास इन्फिनिटी एंड आइडियल एमीटर के लिए 0, राइट। अब इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं। कुछ बच्चे हैं वो कहेंगे कि दिस इज वेरी इजी, लेकिन अपने पास क्या हो रहा है कि V आपकी वैल्यू है V की 20 वोल्ट, A की वैल्यू है 4, बट R इज इक्वल टू V बाई A आप नहीं, सॉरी V बाई I नहीं यूज करोगे डायरेक्टली। क्यों नहीं करोगे डायरेक्टली, कि यहाँ पे आपके आइडियल वोल्टमीटर और आइडियल एमीटर नहीं है, इनका भी कुछ रेजिस्टेंस है। तो हमें फॉर्मूला बनाना है V इज R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V बाई I। अब R इक्विवेलेंट में कौन कौन शामिल हो सकते हैं इसके ऊपर अभी हम बात करते हैं। तो R इक्विवेलेंट तो आ गया 5 ओम,
बट आर इक्विवेलेंट है क्या आपके पास? आर इक्विवेलेंट में शामिल है आपके पास रेजिस्टर जो सर्किट में है प्लस रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर एंड एमीटर। तो हम इनके लिए स्मॉल आर यूज कर लेते हैं। अब आपको जो सर्किट में रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू बतानी है। दिस इंप्लाइज 5 इज इक्वल टू आर प्लस स्मॉल आर। अब आप इस इक्वेशन से आइडेंटिफाई करें कि कैपिटल आर है उसकी वैल्यू 5 से लेस होनी चाहिए या 5 से ग्रेटर, क्योंकि बेटे कैपिटल आर में आप कोई रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हो तो लेस देन 5 होना चाहिए, तभी तो इक्विवेलेंट 5 के होंगे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आज के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ में आए हैं। यदि किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम को मेंशन कर सकते हैं विद क्वेश्चन नंबर, तो आपको नेक्स्ट वीडियोज में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलो तब तक आप वेट करें, अपनी नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक।